हाय स्टूडेंट्स, सोहम सर, फिजिक्स आराध्या क्लासेस। हाँ, आज आप लोगों के लिए ग्रेविटेशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 12 लेक्चर है। उसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हालांकि पूरा डिस्कशन इस पर ही होगा मेजरली, क्योंकि ये हमने चैप्टर 6 में सीख लिया है पोटेंशियल एनर्जी। फिर भी यहाँ पे एक दो पॉइंट लिखना बनता है, सीख लिया फिर भी एक दो पॉइंट लिखते हैं। वही अपना पुराना डेफिनेशन घिसा पिटा, क्या कि किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी पोजीशन की वजह से, उसके स्टेटस की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी होती है, दैट इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे है तो पोटेंशियल एनर्जी अलग होगा, थोड़ा और ऊपर गया तो पोटेंशियल एनर्जी अलग। mgh याद आया ना? हाँ, तो एक तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन। तो हो गया तो लिख डालते ना, चलो आ जाओ लिखते हैं। हाँ, सबसे पहला पॉइंट, एनर्जी स्टोर्ड इनटू ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन is called its potential energy। सिंपल। अब एक और धांसू सेंटेंस यहां बन सकता है पोटेंशियल एनर्जी को लेके। क्या? जैसे अपना ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे है, ए पर है, यहां से ले गई इधर बी पोजीशन पे, ठीक है। अब कुछ ना कुछ फोर्स लगा होगा, ऐसे ही तो मामा का घर नहीं है, इट इज नॉट मॉम्स ब्रदर्स हाउस कि अपने आप चला गया। कुछ तो फोर्स लगा होगा, उस फोर्स की वजह से ये डिस्प्लेसमेंट हुआ ना कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इस सिचुएशन में इस फोर्स की वजह से जो वर्क होता है ना, वो वर्क और ये पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे यहाँ पे उसका पोटेंशियल एनर्जी है 10 जूल और यहाँ पे उसका पोटेंशियल एनर्जी है 15 जूल, तो ये वर्क और ये डिफरेंस इक्वल होता है। हाँ, ये डिफरेंस कितना होगा? 5। अरे डिफरेंस बात कर रहा हूँ यार, 15 में से 10 गया 5। हाँ, तो ये वर्क भी 5 ही हुआ होगा दोस्त। जा लिख के देता हूँ, मजे कर। तो फिर तो पूरा सेंटेंस समझ में आया कि जब ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है, व्हेन फोर्स एक्सर्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड, यदि ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ तो वर्क डन बाय दैट फोर्स इज इक्वल्स टू द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाँ, आया पकड़ में? तो एक धांसू सेंटेंस है, इसको यहाँ पे हमें लिखना चाहिए। समझ में आया ना? क्या कि जब फोर्स लगता है और डिस्प्लेसमेंट हो जाता है तो ऐसे फोर्स की वजह से जो वर्क हुआ वो पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस जितना होता है। लिख दूं ऐसे हिंदी में, व्हेन वर्क इज हैपनिंग चल, इफ ऑब्जेक्ट is displaced by force, work done by this force is equal to the difference of potential energy of object। धांसू सेंटेंस है, इसको भी प्रूव भी करेंगे अपन, है ना। थोड़ा इंक कम पड़ रहा है ना, इंक डालते हैं। चल भाई, हो गया इंक विंक भर के। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी पे स्टार्टिंग के 2 पॉइंट देना है, बहुत हो गया। अब अपना मेन काम चालू करते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट में जो स्टोर्ड एनर्जी, उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं और उसका एक टेक्निकल डेफिनेशन भी है। अभी ये तो समझ में आया ना, क्या कि एनर्जी स्टोर्ड इनटू द ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स। किसकी वजह से? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। हाँ चलो, तो आ जाओ। एनर्जी स्टोर्ड इनटू ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी विच कैन बी डिफाइंड एज बिलो। इसको भी डिफाइन तो नीचे करेंगे, तो सादा ऐसे ही सेंटेंस है, डेफिनेशन नहीं है। हाँ, विच कैन बी डिफाइंड एज बिलो।
अब बिलो यहां पे दिखाते हैं, चलो डेफिनेशन प्रॉपर। किसी ऑब्जेक्ट को इन्फानाइट से लाना है, कहाँ पे लाना है साहब? अरे अपने घर पे नहीं लाना है, किसी ऑब्जेक्ट को इन्फानाइट से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशन जोन में लाना है, तो उसके लिए कुछ तो वर्क लगेगा, मेहनत लगेगी। हाँ, वो वर्क उस पॉइंट पे जहाँ पे आप लाए हो, उस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। नहीं समझाना है? अरे तो मैं खड़ा हूं ना, चला जा देख। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट, रफली समझ, ये एक ऑब्जेक्ट है तेरा कैपिटल M, इसका ग्रेविटेशन जोन मतलब इसके आसपास इतना जो रेंज है, इतनी रेंज में कोई आएगा तो ये उसको ग्रेविटेशनली अट्रैक्ट करेगा, है ना? ग्रेविटेशन जोन होता है ना अपना, जैसे अर्थ के सराउंडिंग बहुत उसका ग्रेविटी फैला हुआ है, हम अर्थ से ऊपर जाना चाहे तो भी अर्थ हमको खींच लेती है, आजा बेटा आजा। लेकिन एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद अर्थ का ग्रेविटी हमको टच नहीं करता है। तो अर्थ की ग्रेविटी का एक रेंज है ना, ऐसे किसी भी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी का एक रेंज होता है। हाँ, तो दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है इन्फानाइट से, जैसे ये स्मॉल m मास का, इस ग्रेविटेशन जोन में लाना है उसको, ग्रेविटेशन जोन में लाना है, किसी और ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशन जोन में लाना है, तो यार वर्क तो लगेगा, मेहनत तो लगेगी, फ्री में तो होगा नहीं। तो वो जो वर्क लगता है ना, वो ही इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है कि इस पॉइंट पे लाने में इतना वर्क लगता है। जैसे मैं बोल दूं इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी भैया 10 जूल है, तो तुझे क्या समझना है? तुझे ये समझना है कि किसी m को इन्फानाइट से यहाँ तक लाऊंगा ना तो इतना वर्क करना पड़ेगा। समझा? उस पॉइंट का जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो दिखा देता है कि यहाँ तक लाने में कितना मेहनत लगा है। इसको प्रॉपर पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। समझा? प्रॉपर देसी मतलब चलता, उसको डिफाइन करते हैं। बैठ के डिफाइन करेंगे ना, खड़े खड़े तो लिखा नहीं जाएगा नीचे। चलो क्या लिखेंगे? वर्क डन और वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग m mass from infinite to a given point in the gravitation zone of another object। हाँ सब, अरे इंग्लिश इतना तो समझ में आना चाहिए ना। हाँ चलो लिखते आ जाओ। वर्क required to bring any object into gravitation zone of another object from, कहाँ से लाना है? From infinite to a given point, बस बस हो गया, is called, very good, gravitation potential energy of that given point। बोलो दोस्तों कैसा रहा डेफिनेशन? आया मजा? इन्फानाइट से किसी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशन जोन में लाना है। वो ड्राइंग देख के बोलेगा ना तो ज्यादा जल्दी समझ में आएगा, ये रट्टम पट्टम नहीं मारना है, वहां से देखो। हुआ ना क्लियर? पक्का? तो दोस्तों अब ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन तो हो गया है ना, एकदम अच्छे से। अब हम एक छोटी सी डिस्कशन करते हैं कि सर इन्फानाइट से ही क्यों लाए? थोड़ा नज़दीक यहाँ वहाँ से ले आते तो हमारी रेंज में रहता, हम कहाँ इन्फानाइट जाने वाले हैं? उसको लेने के लिए कहा आजा भैया आजा, तो सही है, हम लोग इन्फानाइट पे जाने वाले नहीं है। तो फिर टेक्स्ट बुक में ऐसा रेफरेंस इन्फानाइट का क्यों है कि इन्फानाइट से क्यों लाना है? ये सवाल बहुत पेचीदा नहीं है, बहुत ईजी है इसका आंसर, आपको सुनना पड़ेगा ध्यान से, है ना। देखो जनरली क्या होता है, जो भी पोटेंशियल एनर्जी हम निकालते हैं ना वो डिफरेंस होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होता है। डिफरेंस मतलब समझ रहे हैं? जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है m मास का, इसका ग्रेविटेशन जोन इतना है, समझ है ना। हाँ अब मैं बोलूँ आपको कि मेरा ऑब्जेक्ट इन्फाइनाइट से यहाँ तक लाया, कैमरामैन कवर हो रहा है ना स्क्रीन, इन्फाइनाइट से यहाँ तक लाया ऑब्जेक्ट को और वर्क लग गया मेरा 10 जूल, तो 10 ही जूल लगा है, कंफर्म है। क्यों? क्योंकि इन्फानाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? 0। अभी हमने बात की थी ना यहाँ पे, वर्क डन इज डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हाँ तो यहाँ से यहाँ लाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा? 10 - 0 मीन्स 10 विच इज इक्वल टू द वर्क।
तो डायरेक्ट पता चल जाता है कि यहाँ तक लाने में वर्क 10 जूल करना है। अब आप इन्फिनिट से नहीं लाते हो, मान लो कहीं और से लाते हो, जैसे ग्रेविटेशन जोन में यहाँ से यहाँ तक लाए आप, यहाँ से यहाँ तक लाए, ओके। अब इस पॉइंट का आपको पोटेंशियल एनर्जी पता चल गया कि भाई 10 जूल है मान लो, तो क्या यहाँ से यहाँ तक लाने में 10 जूल लगा होगा, तो फिर इन्फिनिट से यहाँ तक लाने में 10 जूल कैसे लग गया, समझ रहे हैं? इसका मतलब ये कि इधर इनिशियली इसका कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, जैसे 7 जूल होगा, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में सिर्फ 3 जूल ही लगता है, विच इज इक्वल टू द वर्क। डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी 10 - 7 इज 3, समझ रहे हो? अब मैं इन्फिनिट से न लूँ और किसी और पॉइंट से लूँ तो मैं कहाँ फंसूंगा पता है? मुझे ये 7 जूल हर बार पता थोड़ी होता है। हाँ, मुझे ये तो पता है कि इन्फिनिट का 0 होता है, तो डिफरेंस ले लेता हूँ, 10 - 0 मीन्स 10। लेकिन जब इन्फिनिट से नहीं कहीं और से लाएगा, तो जिस पॉइंट से उसको उठा के लाया है उस पॉइंट का एनर्जी अपने को नहीं पता होता है, तो डिफरेंस कैसे निकालोगे? तो फंस जाओगे ना। तो यहाँ फंसने का चांस है ना, हाँ, क्योंकि हमको डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी चाहिए होता है भैया, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और डिफरेंस के लिए ये वैल्यू 0 ले ले तो यही तेरा डिफरेंस है, 10 - 0 10। हाँ, लेकिन इसमें फंस सकता है, ये पता नहीं है तो फंस सकता है, समझा? इसलिए इन्फिनिट से लेते हैं, है ना? एकदम इजी कॉन्सेप्ट, इजी थॉट। चलो अब स्क्रीनशॉट ले लो। अब दो बड़ी बढ़िया डिस्कशन है, अब अपना स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अभी अपना बोर्ड क्लीन कर देता हूँ। चलो 1 2 एंड 3, ओके, आपका हो गया स्क्रीनशॉट। अब देखो बच्चा लोग, दो केस पे डिस्कशन है। क्या? एक तो अर्थ के सरफेस से ऊपर जाना है हमको, और कहाँ तक जाना है? अर्थ के रेडियस जितना दूर जा सकते हो उससे ज़्यादा नहीं। इस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी या वर्क क्या होगा? और एक दूसरा सीन डिस्कस करेंगे बाद में, उसमें हम अर्थ के सरफेस से रेडियस जितना डिस्टेंस है ना उससे ऊपर जाना है, तो उस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तो दो डिफरेंट केसेस है अपने पास। अब देखो, तो पहला ऑप्शन ले लेते हैं, ऑप्शन 1 में बता देते हैं क्या भाई, कि अपना जो डिस्टेंस है इट इज अप टू आर ई, या आर ई से कम या आर ई जितना, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? चलो, तो इसको मैं जो बोलना चाह रहा हूँ उसको ड्रॉ करते हैं ताकि समझ में आए कि क्या पढ़ना चाहते हैं हम। ओके, जैसे ये रहा अपना अर्थ, समझो इसका रेडियस हो गया आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ का सारा मास इधर होता है सेंटर पे एम ई। अब ये अर्थ का सरफेस है, सरफेस से ऊपर जाना है अपने को, कहाँ तक का लिमिट है? आर ई जितना ही भैया, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है। उससे ऊपर जाना है तो दूसरा केस स्टडी करेंगे, है ना? अब इस रेंज में किसी एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है, 1 से 2 तक लेके जाना है। हाँ, तो ये जो पॉइंट है कितना ऊपर है? समझ लो H1 इतना ऊपर है, और ये पॉइंट कितना ऊपर है? H2 इतना ऊपर लेके जाना है। तो मुझे तो देखते ही पता चलता है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। इतना डिस्प्लेसमेंट होगा ना, ये H2 - H1। कैमरा मैन दिख रहा है? कैमरे में प्रॉपर छोटा नहीं हो रहा है ना लेटर्स? ठीक है, तो लिखते हैं। चलो, क्या कि नाउ वर्क, अच्छा एक बात है, मुझे वर्क फाइंड करना है अल्टीमेटली। पोटेंशियल एनर्जी मींस वर्क, वर्क मींस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मींस वर्क, वर्क मींस पोटेंशियल एनर्जी। वर्क ही फाइंड करना है। वर्क के दो फॉर्मूले दोस्त अपने पास, एक तो है एफ डी कॉस थीटा एंड दूसरा है इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। कौन फॉर्मूला लूँ यहाँ पे? तो देखो भैया, कौन सा फॉर्मूला लेना है, रटना नहीं है। ये सोहम सर का लेक्चर है बे, फिजिक्स को देसी तरीके से फील करना है ना, तो रटना नहीं है कि कोई ये फॉर्मूला ले लो सर। अपने पास स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है क्या, कि जब फोर्स अपना कांस्टेंट है, ये फोर्स कांस्टेंट है, तो ये वाला फॉर्मूला चलना है। और फोर्स अपना वेरिएबल है, तो ये वाला फॉर्मूला चलना है ना? हाँ, तो अर्थ के सरफेस से लेके रेडियस तक की रेंज में ना हम फोर्स को कांस्टेंट बोल सकते हैं। ज़्यादा नहीं फर्क पड़ता, कैलकुलेट करके देख लेना यार घर पे, पॉइंट में फ़र्क आता है। वो जी की थियरी नहीं पढ़ी थी कि सरफेस पे जी 9.8 होता है, थोड़ा ऊपर चले जाओ तो 9.73 होगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है ना? हाँ, तो अर्थ के रेडियस, अर्थ की सरफेस से रेडियस तक की रेंज में फोर्स वेरी क्लोज टू द कांस्टेंट, मतलब नेग्लिजिबल चेंजेस होते हैं। तो इस रेंज में हम फोर्स को कांस्टेंट ले सकते हैं। तो फिर इस रेंज में कुछ भी वर्क फाइंड करना है तो ये वाला फॉर्मूला ले, एफ डी कॉस। हाँ, तो फिर
चलो आ जाओ। तो चलो लिखते हैं अपना आर्ग्यूमेंट क्या, कि वर्क रिक्वायर्ड, वर्क या तो थोड़ा थियरिकल डालना है तो चलो वर्क रिक्वायर्ड बाद में थियरी डाल देते। थोड़ा क्या डालेंगे कि इन फिगर टू पोजीशंस 1 and 2 आर शोन एट डिफरेंट हाइट h1 and h2। लिख दो कोई बात नहीं। इन फिगर टू डिफरेंट लोकेशन, टू डिफरेंट पोजीशन 1 and 2 आर शोन, देयर हाइट, थोड़ा रफली लिखूंगा, देयर हाइट आर h1 and h2 रिस्पेक्टिवली। डन, बस हो गया, इससे ज्यादा थियरी नहीं देना है। चलो अब सीधा फॉर्मूला, वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम 1 to 2, वर्क रिक्वायर्ड टू टेक और ब्रिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम 1 to 2, ये रहा वर्क का फॉर्मूला, एफ डी कॉस थीटा। अब आप गौर से सुनो, फोर्स mg जितना लूं मैं ग्रेविटेशन फोर्स, तो ग्रेविटेशन फोर्स तो इधर लगेगा और आप ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जा रहे हो, अपोजिट है, तो cos 180 ले सकते हो आप। और आप सिर्फ मैग्नीट्यूड में बात करना चाहते हो तो माइनस मत लो, चलेगा। और डिस्टेंस कितना है, इतना। अरे यहाँ से यहाँ तक लगेगी ना, तो h2 माइनस h1 ना। हाँ, अब नहीं चाहते हो माइनस लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये समझ लेना कि mg जितना फोर्स आपने लगाया है, जैसे mg मिलके बन रहा है 50 न्यूटन, तो 50 न्यूटन आपने लगाया है, तो आपका फोर्स लोगे तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में। लेकिन आप यहाँ ऐसा बोलोगे नहीं नहीं ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, तो अपोजिट आएगा, दोनों चलता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ फ्रॉम 1 to 2 बाय एक्सटर्नल फोर्स। चलो एक्सटर्नल फोर्स, तो एक्सटर्नल फोर्स में तो फिर फोर्स इधर ही लगेगा, ऊपर ही खींचेगा इसको, तो फिर cos 0। हाँ ठीक है, ओके डन। ये हो गया वर्क फ्रॉम 1 to 2 के लिए, इक्वेशन 1। अब इसको पोटेंशियल एनर्जी भी एनालिसिस करते हैं कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो चलो, पोटेंशियल एनर्जी एट 1 mgh, क्यों भूल जाते हो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh। हाँ, फिर पोटेंशियल एनर्जी इजी है ना एकदम, पोटेंशियल एनर्जी एट 2 W2 इज इक्वल टू mgh2। तो डिफरेंस क्या आया पोटेंशियल एनर्जी का, mgh2 माइनस h1। अरे यार इतने बड़े बच्चे हो, अब डिफरेंस इसमें से इसको माइनस किया, हो गया। अब देख इक्वेशन 1 और 2 क्या बोलता है, दोनों आंसर इक्वल आए। तो यही तो मैं कब से समझा रहा हूं, पिछले 15-20 मिनट से, कि जब ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है और उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, तो उस फोर्स की वजह से जो वर्क है ना, वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस जितना होता है। यार पकड़ में आया। लेकिन ये सारा कैलकुलेशन सरफेस के ऊपर रेडियस जितनी हाइट पे था। अब हम नेक्स्ट केस में इससे ऊपर। अच्छा, यहाँ पे एक डायलॉग लगा दो, क्या लगाओगे? आज का वीडियो है ना, पीछे जाके देख, सबसे पहला पॉइंट लिखा था पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन, और दूसरा पॉइंट यही लिखा था मैंने कि वर्क इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो वही सेंटेंस यहाँ पे फिर से लगा दो, तो मस्त दिखेगा इतना पोर्शन इस थियरी का। चलो अब स्क्रीनशॉट ले लो। अब दूसरा केस है ना, उसमें हम इससे ऊपर जाएंगे, वहां पे फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा। फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा तो एफ डी कॉस नहीं आएगा, तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, है ना। चलो ले लो स्क्रीनशॉट 1, 2 and 3। ओके बच्चा लोग, अब हम बात करेंगे ऑप्शन 2 पे। चलो आ जाओ। ऑप्शन 2 में क्या करना है, आर ई से भी ऊपर जाना है, तो आर ग्रेटर देन आर ई। ठीक है, चलो ये रहा सर्फ अर्थ, समझो, है ना, ये रहा अर्थ का सेंटर। सपोज यहाँ आर ई से ऊपर जाएंगे तो ऑब्वियसली वर्क इंटीग्रेशन से मिलेगा, क्योंकि फोर्स वेरिएबल होगा। फोर्स वेरिएबल इसलिए होगा क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या है, जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। बहुत दूर जाओगे तो डिस्टेंस बहुत बढ़ जाएगा, तो फोर्स बहुत घट जाएगा, है ना। हाँ, तो आर ई से ऊपर की लेवल पे फोर्स घटेगा ही घटेगा, सीधी बात है। और जैसे ऊपर जाओगे घटता जाएगा, तो वो चेंज होता जाएगा ना, तो वो वेरिएबल कहलाएगा। हाँ, तो अब हम क्या करते हैं इसमें, वो इन्फानाइट वाला चक्कर डालते हैं, ऑब्जेक्ट को इन्फानाइट से लाते हैं। ठीक है,
तो चलो मान लो ऑब्जेक्ट अपना इधर है इन्फानाइट पे, वहां से यहां तक लाना इस लोकेशन पे। ये अर्थ है, अर्थ की ग्रेविटेशन जोन में ही आ रहा है ये, ओके। अच्छा ये पॉइंट है ना अर्थ के सेंटर से इतना दूर है, आर जितना, ठीक है, यहां पे लाना है उसको इन्फानाइट से इधर तक, ओके। लेकिन अब इसमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लोगे तो अब कैसे लोगे वर्क, ऐसे ही लोगे ना, वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। अब इसमें डी एक्स क्या है रे, डी एक्स क्या है तो समझाना पड़ेगा। हमको पता चल गया कि फोर्स वेरिएबल है तो वर्क में यही फॉर्मूला आएगा, लेकिन डी एक्स क्या है भैया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा सा उसको सरकाएंगे वहां से, थोड़ा सा आ जाए हल्का सा, वो डिस्प्लेसमेंट है तो वो कहाँ है, फिगर में दिखना तो चाहिए, कुछ समझ में तो आना चाहिए सर। चल समझाता हूं देख, जैसे हम यहां से ऑब्जेक्ट को यहां तक लेके आए, सपोज इतना ही ट्रैवलिंग करवाते हैं, तो ये हो गया अपना dx, ठीक है। अब ये जो लोकेशन है जहां से आपने स्टार्ट करवाया वो लोकेशन कितना दूर है, x जितना, अर्थ के सेंटर से, है ना, हाँ। फिर dx, फिर अगेन dx जितना, फिर अगेन dx जितना, dx जितना, यहां से स्टार्ट करोगे आप ऐसा काम तो पूरा रेंज सेट हो जाएगा, है ना। तो dx ये रहा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, कब, जब ऑब्जेक्ट x जितना दूर है तब, हाँ। तो चलो फोर्स क्या आएगा, जी एम ई एम अपॉन इस डिस्टेंस पे अभी ऑब्जेक्ट है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और कहाँ तक लाना है तो इन्फानाइट से स्टार्ट करके आपको आर तक लाना है? तो इसको रेड कर दूं, इन्फानाइट से कहाँ तक लाना है, आर तक। अच्छा सर तो डायरेक्ट स्टार्ट हो गए, रुक जा भाई, 2-3 थियरी पॉइंट लिख दे ले। एच ऑन इन फिगर, सपोज मास ऑफ अर्थ इज एमी, लिख दो 2-3 पॉइंट। सपोज मास ऑफ अर्थ इज एमी, रेडियस ऑफ अर्थ इज आर ई, और कुछ लिखना है, नहीं लिखना, चलो बस बाकी का फिगर में दिख रहा है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, स्टार्ट करो। अब इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लेता हूँ ना जगह मस्त, कैमरामैन ऊपर लेके आना इधर कैमरे को। चलो जी एम ई एम तो आ गया बाहर, अंदर रह गया एक्स स्क्वायर, इसको ऊपर ले लो तो एक्स रेस टू -2 इंटू डी एक्स, और लिमिट क्या है इन्फानाइट से आर, जी एम ई एम। अब इसका इंटीग्रेशन, अरे यार इंटीग्रेशन 11वीं के बच्चों को सिखाते फिर वो 8वें चैप्टर में, पिछले 1 से 7 चैप्टर क्या किया यार, ले सीख ले। हमारे गुजराती में कहते हैं कि तारा जी वो कौन था, चल आजा। इंटीग्रेशन में सिर्फ +1 करना होता है और वो पूरा टर्म नीचे लेके आओ, -2 + 1 हो गया इंटीग्रेशन, एक्स रेस टू n+1 अपॉन n+1, यही पैटर्न है, हाँ। फिर यहाँ पे बॉक्स बनाना होता है ऐसे मस्त बेटा, हाँ। फिर बॉक्स बना के ना उसको ऐसे सजाओ, इन्फानाइट से आर, हो गई सजावट, चल आगे बढ़, जी एम ई एम। अच्छा नीचे क्या हो रहा है, -1 ना, खींच ले बाहर, अंदर क्या हो गया एक्स इनवर्स, ठीक है दोस्त, ये माइनस को ऊपर लगा दो, जी एम ई एम अपॉन 1 नहीं लिखोगे चलेगा, ये एक्स रेस टू -1 है, इसको नीचे ले ले, इन्फानाइट से आर, ठीक है दोस्त, माइनस जी एम ई एम, एक्स की जगह एक बार आर, एक बार इन्फानाइट डाल दो। अच्छा 1 अपॉन इन्फानाइट तो 0 होता है, तो आंसर आया जी एम ई एम अपॉन आर, ले ये आया वर्क डन। ये वर्क लगेगा उसको इन्फानाइट से आर तक लाने में, समझा। सिर्फ थोड़ी यहाँ पे मैथमेटिकल समझ अच्छी होनी चाहिए कि dx क्या है, और dx है तो फिर नीचे x स्क्वायर होगा, तुझे नीचे r स्क्वायर लेना है तो यहाँ पे dr लिखना है, सीधी बात है, हाँ। ये वर्क ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा इस पॉइंट पे, कि जब किसी ऑब्जेक्ट को इन्फानाइट से यहाँ तक लाएंगे, सेंटर से r जितना दूर यहाँ तक लाएंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी ये बनेगा जी एम ई एम, हाँ। अरे पक्का बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। मान ले उसको इन्फानाइट से सरफेस तक लाए होते आप, तो r की जगह पे आ जाता आर ई, तो लिख दो यहाँ पे टू ब्रिंग इट सरफेस ऑफ अर्थ, टू ब्रिंग इट सरफेस, तो r की जगह क्या हो जाएगा, आर ई माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई, ले जलसा कर, मज्जा कर। चल तेरा थियरी तो खत्म हो रहा है, एग्जाम्स में इतना लिख देगा बहुत है, 1-2 थियरिकल पॉइंट यहाँ पे डाल देना, इसमें लोकेशन जैसे यहाँ पे नाम दे दे A B C, ऐसा कुछ नाम दे के डाल दे, बड़ा बच्चा है ना। अब वो चीज़ स्टार्ट करता हूँ जिसके लिए सोहम सर का वीडियो देखने तू आया है, और बच्चे आते हैं मेरे वीडियो पे, है ना। कुछ एक्स्ट्रा में आज क्या है, ये फॉर्मूला तो रट्टा
प्रूव हो गया। मान ले तू बहुत होशियार है, तूने मेथड भी रट्टा मार लिया, ये फॉर्मूला तेरे काम कहाँ आएगा? क्या काम है इस फॉर्मूले का तेरी लाइफ में, क्यों आया ये, तो उस पर बात करनी है ना। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस बताता हूँ जहाँ ये फॉर्मूला तुझे बचाएगा, है ना। चल दोस्तों, स्क्रीनशॉट हो गया। अब देख, मैं इसी बोर्ड के अंदर तुझे समझाता हूँ थोड़ा थोड़ा। जैसे देख, अब ये जो भी दे रहा हूँ एक्स्ट्रा ज्ञान है, थियरी आपका खत्म हो चुका है। जो बच्चा सिर्फ थियरी लेने आया था वो जाए, जो एक्स्ट्रा ज्ञान लेने आया था वो रुके 5-10 मिनट। तो कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान देता हूँ। देख, ये रहा अर्थ, इसको अच्छे से देख पहले। अर्थ का सारा मास यहाँ पर है एम ई, ठीक है। अब मैं बोल दूँ ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पर है और डिस्टेंस कितना है आर। यही सीन हो रहा है ना, थोड़ा यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे सब गुच्चम गुच्चम हो गया, यहाँ पे एम। अब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी -g MEM अपॉन आर। क्या समझे? दोनों के मास का मल्टीप्लाई अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये तो अर्थ है, अर्थ नहीं, मान ले यहाँ पे कुछ जुपिटर है, उसके साथ भी इसका कुछ कनेक्शन होगा, मान ले आर डिस्टेंस पे। तो उन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी? जुपिटर की वजह से पोटेंशियल एनर्जी बनेगी -g mj मास ऑफ जुपिटर अपॉन आर। जिसके साथ पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हो उन दोनों का मास लेना है, जुपिटर एन एम, जुपिटर एन एम, अर्थ एन एम, समझा। जैसे यहाँ पे मान ले कोई और प्लैनेट है तेरा सैटर्न, ये उसकी भी ग्रेविटी रेंज में आ रहा है ना। तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी? -g मास ऑफ सैटर्न मास अपॉन डिस्टेंस। मतलब एक ही ऑब्जेक्ट का अलग अलग लोगों के साथ पोटेंशियल एनर्जी बनता है ना। अब उसकी रेंज में होना चाहिए, ग्रेविटी रेंज में होना चाहिए। तो ये तो एकदम बेसिक समझ है। अब सोहम बाबा का असली ज्ञान, तुझे 2-3 टफ सिचुएशंस देता हूं, तब तक अपना सीटी तो बजा लो रे। हाँ, चल हो गया रिचार्ज, फिर से ताकत आ गया, एनर्जी आ गया। देख दोस्त, पोटेंशियल एनर्जी तेरे कहाँ काम आना है? जैसे तुझे 2 ऑब्जेक्ट दिया, बोला ये m1 मास का है भाई, ये m2 मास का ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। चलो इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तो अभी तो सीखा ना, दोनों मास का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय डिस्टेंस। हाँ, तो इन दोनों का पोटेंशियल एनर्जी होगा -g m1 m2 अपॉन r। बोल, आया दोस्त समझ में? तो जब 2 ऑब्जेक्ट दिए हैं और उनका पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तब ये फॉर्मूला ऐसे काम करेगा। अरे थोड़ा टफ करता हूं, ले मान ले ऐसे 3 ऑब्जेक्ट दे दिए तेरे को, ये है ना। इसका ये इक्विलेटरल ट्रायंगल समझ लेते हैं, L L एंड L। एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखा m1, एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखा m2, एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखा m3। अब मैं बोलूं इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तो भैया बैठना पड़ेगा, बैठ के पढ़ाएंगे। कैमरामैन कैमरा डाउन करो, बच्चों का पोटेंशियल एनर्जी क्लियर कर देते हैं। चलो, पोटेंशियल एनर्जी तो अभी जैसे बताया था बच्चों कि m मास का जुपिटर के साथ पोटेंशियल एनर्जी बनता है, m मास का सैटर्न के साथ बनता है, अर्थ के साथ भी बनता है। तो जैसे यहाँ पे भी ऐसे बहुत सी कपल बनेगी जो पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म करेगी। जैसे देखिए रहा 1 और 2 के बीच में, फिर 1 और 3 के बीच में भी बनेगा, फिर 2 और 3 के बीच में भी बनेगा। 3 कपल बन रहे हैं यहाँ पे, है ना। चलो, सबसे पहला बनेगा 1 और 2 के बीच में, फिर 1 और 3 के बीच में, फिर 2 और 3। और कोई रह गया? सर रह गया ना 3 और 1। अरे यार 1 3 लिख या 3 1 लिख, एक ही है, वो एक ही बार बनाता है, समझा। पोटेंशियल एनर्जी दोनों के बीच का इक्वली होता है, समझा ना। पोटेंशियल एनर्जी एक जने का नहीं होता है, दोनों को मिलके जो सिस्टम होता है उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होता है। हाँ, अब डालो यहाँ पे फॉर्मूला, -g m1 m2, डिस्टेंस क्या है L, -g m1 m3, डिस्टेंस क्या है L, -g m2 m3, डिस्टेंस क्या है L। आगे आंसर ले, बोल। अरे 4 ऑब्जेक्ट ले ले। चल एक और टफ केस करते हैं, स्क्वायर पे लेते हैं। ये रहा स्क्वायर। कैमरामैन ये प्रॉपर दिख रहा है, डार्क एकदम। एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डाल दे, एक को यहाँ पे डाल दे, एक को यहाँ पे डाल दे, एक को यहाँ पे ले ले, बस L L L L। अच्छा, हम जानते हैं पाइथागोरस, तो ये डिस्टेंस क्या बन जाएगा न चाहते हुए भी √2L। पाइथागोरस नहीं आता तो तू छोड़ वीडियो, जा मजे कर, सीन चने का एंजॉय कर।
पाइथागोरस √2l यार, इसमें बात करूं तो फिर चल। अब इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? ही हा हा, यहाँ तो बहुत सारे कपल बन रहे सर। तो देख गौर से, सबसे पहले इसको टारगेट कर, इसका किस किस के साथ बनेगा? तो इसका पोटेंशियल एनर्जी है ना 1 का 2 के साथ बनेगा, 3 के साथ और 4 के साथ भी बनेगा साहब। तो बना डाल, कौन मना कर रहा है? देख पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 2, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 3, सॉरी 1 का सबके साथ लेना है ना, हाँ। फिर पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 4, 1 का तो सबके साथ हो गया, अब रिपीट करना नहीं है 1 को। जैसे तूने 1 और 3 के बीच का लिया, तो आगे जाके ये मत करना कि 3 का 1 के साथ लूँ, रिपीट नहीं करना है, हाँ। अब क्या रह गया? अब 2 को टारगेट कर, तो 2 का पोटेंशियल एनर्जी 3 जनों के साथ बनेगा, 1 के साथ तो आ गया छोड़ो, 3 के साथ और 4 के साथ। तो 2 का एनर्जी बनेगा 3 के साथ, 2 का एनर्जी बनेगा 4 के साथ। कैमरामैन थोड़ा कैमरा इधर करो भाई, दिखना चाहिए। अब कौन रह गया? 3 रह गया। 3 का 2 के साथ तो आ गया ना, 3 का 1 के साथ भी हो गया, डोंट रिपीट। 3 का 4 के साथ बाकी रह गया, तो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 3 एंड 4। अब आ गया 4 को ले ही मत, क्योंकि सबके साथ हो गया उसका। 4 का देख 1 के साथ बन गया कपल, 4 का 2 के साथ बन गया और 4 का 3 के साथ भी बन गया, हो गया ना। अब बस सिर्फ फॉर्मूला डाल ऐसे, हाँ। डिस्टेंस में ध्यान रखना, ये 1 2 है, -g m1 m2 अपॉन 1 2 के बीच का डिस्टेंस आया l, फिर ये -g m1 m3 अपॉन डिस्टेंस 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस क्या है? √2l, -g m1 m4 अपॉन l, -g, अब तो समझ में आ रहा है ना, m2 m3 अपॉन l, -g, कैमरामैन थोड़ा लो कैमरा उधर, m2 m4 √2l, और लास्ट ये रह गया -g m3 m4 अपॉन l। चल तेरा आंसर मजे कर, बोल दिल में उतरा कि नहीं? ले ले स्क्रीनशॉट, पहले स्क्रीनशॉट आ रहा है कंप्लीट, यहाँ से पूरा वहाँ तक आना चाहिए बच्चों को। स्क्रीनशॉट ले ले, चल 1 2 एंड 3। ओके दोस्त, मज़ा आया? अच्छा लगा वीडियो? तुझे लगा कि सर ने टेक्स्ट बुक से बाहर जाके कुछ और भी मेहनत की, कुछ और सिखाने की कोशिश की? अच्छा लगा ना? तो अपना ओपिनियन डालो कमेंट बॉक्स में। लाइक शेयर सब्सक्राइब वो नहीं होता, बेल आइकन दबा देना। ओके बाय।